आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल को इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर का वर्ड कहाँ से निकला है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सौर सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, यानी कि सूरज से जुड़ा हुआ जो शब्द होता है उसे सौर कहते हैं। इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है, यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए। इसमें लिखने के लिए कहा जा रहा है, आप भी लिखकर ट्राई करिएगा कि सौर वर्ड से जुड़ा हुआ और कौन कौन सा वर्ड आ रहा है। अब है सबसे पहले कि सौर मंडल कहते किसे हैं। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है, यानी कि जिसका हेड सूर्य होता है। सबसे पहले जो हेड है यानी कि जो मुखिया है उसके बारे में कुछ जानेंगे कि सूर्य कहते किसे हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कि सौर मंडल जो है उसके बीच में स्थित है सूर्य, यानी कि सूरज। ये बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इतना है कि ये पूरे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि जितने भी सौर मंडल में उल्का पिंड है, खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह है, सभी को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्योंकि सूर्य जो है वो सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य भी क्या है कि गैसों से बना हुआ है और इसमें भी इसका अपना ऊष्मा और प्रकाश है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। लेकिन ऐसा होता है कि सूर्य भी तो पृथ्वी से नज़दीक है और सूर्य में इतनी गर्मी है, फिर भी हमें उसकी गर्मी महसूस क्यों नहीं होती? तो उसका कारण ये है कि सूर्य भले ही पृथ्वी से नज़दीक है, लेकिन यह 15 किलोमीटर दूर है। इसी की वजह से हमें इसकी ऊष्मा और प्रकाश महसूस नहीं होती। अब है यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, यानी कि पृथ्वी की जानकारी, पृथ्वी का अध्ययन। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। यानी कि जियोग्राफी का मतलब होता है कि पृथ्वी के बारे में जानना या पृथ्वी के बारे में लिखना। अब आता है यहाँ पे ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार बुध सबसे पहले नंबर पे है, बुध, फिर सेकंड है शुक्र, फिर थर्ड है पृथ्वी, फिर फोर्थ है मंगल, फिफ्थ है बृहस्पति, सिक्स्थ है शनि, सेवेंथ है यूरेनस और 8 है नेपच्यून। और इसको या अंग्रेजी में अगर इसका नाम याद रखना है तो बहुत इजी ट्रिक दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मीन्स एम से हो गया मर्क्यूरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। यहाँ पे इसका फोटो दिया हुआ है, डायग्राम है। यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य दिया हुआ है। सूर्य के बाद बुध है, यानी कि मर्क्यूरी जो है वो पहला ग्रह है, सबसे नज़दीक ग्रह है। उसके बाद आता है वेनस, यानी कि शुक्र ग्रह। उसके बाद आता है पृथ्वी, यानी कि अर्थ, जिस ग्रह में हम लोग रह रहे हैं, जिसमें निवास कर रहे हैं। उसके बाद फिर मंगल, यानी कि मार्स। उसके बाद फिर आता है बृहस्पति। उसके बाद आता है सैटर्न, फिर आता है नेपच्यून, फिर आता है यूरेनस। उसके बाद फिर आता है नेपच्यून, यानी कि सबसे
जो आखिरी का ग्रह है वह है नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी कि उसका अपना एक घेरा होता है। जैसे यहाँ पे सूर्य है तो इसका एक कक्ष बना हुआ है, वो अपने ही कक्ष में गोल घेरा करते हैं। जैसे यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ पे बुध है, तो बुध यहीं पे से इस तरह से चक्कर लगाएगा। ये अपने कक्ष को छोड़ के किसी दूसरे कक्ष पर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे अगर शनि है तो शनि भी अपने ही कक्ष पर करेगा। फिर अर्थ है तो अर्थ अपने ही कक्ष पर घूमेगा, दूसरों के कक्ष पर ये नहीं जाएंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते वृत्ताकार में फैले हुए, यानी कि लंबा रास्ता है। ये लंबा गोलाकार है, जैसे इस तरह से लंबा गोलाकार है, छोटा नहीं है। जैसे सूर्य है तो यहाँ पे से छोटा सा नहीं है, लंबा है। ये कक्षा कहलाते हैं, इन्हें कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन ही लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के समान ग्रह, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा भाई बोलो माना जाता है शुक्र ग्रह को। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। बौने ग्रह इसलिए क्योंकि ये इतने छोटे थे कि इन्हें सौरमंडल में नहीं रखा गया। ये आकार में बाकी ग्रहों से छोटे थे, इसीलिए प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया और इसे एक बौना ग्रह या फिर खगोलीय पिंड का नाम दे दिया गया है। अब यहाँ पे है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। इनके जो खगोलीय पिंड के बारे में जानते हैं या उनकी गति के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं, उन्हें खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। उसके बाद आता है हमारा पृथ्वी। पहले हम ग्रह के बारे में जान रहे, तो सबसे पहले हमने जाना बुध ग्रह के बारे में, उसके बाद फिर शुक्र ग्रह, और अब है हमारी पृथ्वी, यानी कि जिस पे हम रह रहे हैं, जिस पे हम निवास करते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी का आकार कुछ इस तरह का होता है और इसे कहते हैं ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ध्रुव में चपटी होती है और बाकी साइड में गोल होती है। और इसी वजह से पृथ्वी को भूआब भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु दोनों उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी में क्या है कि ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और बाकी अन्य गैसें भी है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी गैस जो हमारे जीवन के लिए है ऑक्सीजन, जो यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। ऑक्सीजन और ये पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, यानी कि ये 21% है। और
अंतरिक्ष से देखने से ये नीला रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसका 2/3 सतह जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब आता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी का उपग्रह है, और पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही उपग्रह है। बाकी ग्रहों के पास क्या है, 2 है, 3 है, इस तरह से है, लेकिन पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बाद चंद्रमा यहीं पे है, बाकी खगोलीय पिंड जैसे यहाँ है, तो चंद्रमा तो नज़दीक है पृथ्वी से, इसलिए चंद्रमा हमें बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि कितना दूर होगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। चंद्रमा जो है, जैसे यहाँ पे पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर यानी कि यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक लाने में इसको 27 दिन लगता है, और इसको इतना ही समय लगता है अपना अक्ष पर चक्कर लगाने के लिए। 27 दिन का समय इसे लगता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जिस रात पूर्णिमा होगा यानी कि चांद पूरा निकलेगा, उस रात क्या हो सकता है कि हम चंद्रमा पर पर्वत, मैदान और उसके गड्ढे और उसका जो छाया बनता है उसे हम देख सकते हैं। अब है हमारा क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड। इसके बाद हम लोग का आता है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं, वो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, और ये बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। जैसे कि बहुत वर्ष पहले अगर कोई ग्रह होगा और इसका टाइम पूरा हो गया होगा, जैसे इस ग्रह का भी क्या होता है कि अपना एक वर्ष होता है कि इतने वर्ष तक ही ये रहेगा, इसके बाद ये विस्फोट हो जाएगा। तो क्या हुआ होगा, कोई भी ग्रह होगा वो विस्फोट हुआ, तो वही विस्फोट होने के बाद जो उसका भाग होगा तो छोटे छोटे पिंड में बदल गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, जो कि पिंड है जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसके बाद है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ऐसा लगता है कि उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरने वाला है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या होता है कि जिस रफ्तार से उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरता है तो उसकी तेजी की वजह से इसमें आग लग जाती है, और आग लगने के बाद ये जल जाता है और गर्म होकर के जल जाता है। जलने के बाद तो कुछ रहा नहीं, और कुछ उल्कापिंड क्या होता है कि जलता है और थोड़ा सा बच जाता है, तो वो जब आधा जल के जब गिरता है तो धरातल पर क्या करता है, गड्ढा बना देता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? या लाखों तारों का समूह है, या पट्टी आकाशगंगा या फिर मिल्की वे है? जैसे खुले आकाश में कभी कभी क्या होता है कि बहुत दूर एक ओर से दूसरी ओर तक, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक
एक चमकदार सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, चमकदार सफ़ेद रास्ता होता है। यह तारों का समूह होता है, लाखों तारों का समूह होता है, जिसे कहते हैं आकाशगंगा, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल है इसी आकाशगंगा में रहता है, इसी आकाशगंगा में है और इसका एक छोटा सा भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों इस तरह के जैसे आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगाओं में करोड़ों तारे, बादल और कितने गैस मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं और लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि वैज्ञानिकों को अभी भी इसके छोर के बारे में पता ही नहीं चला कि इसका आखिरी छोर कहाँ पे है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इस जानकारी के लिए जुटे हुए हैं कि इसका आखिरी छोर कहाँ है। लेकिन इतना पता है कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।